एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों का सेकेंड काउंसलिंग में आईटीआई में एडमिशन नहीं हुआ है और जो ऑफलाइन एडमिशन्स की जो सूचना का वेट कर रहे थे, नामांकन की सूचना का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि नामांकन की सूचना सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के आईटीआई में जितने भी संस्थान हैं सभी जगह ऑफलाइन एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, नामांकन की सूचना निकल चुकी है। और इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे वन बाय वन इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपकी सूचना निकली है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छतरपुर के तरफ से, ये नामांकन सूचना निकली है। और ये सभी में करीब करीब इसी तरह की नामांकन की सूचना सभी जगहों पे, सभी आईटीआई में, जितने भी सरकारी आईटीआई में, सब जगह ऐसे ही जो है नामांकन की सूचना निकल रही है। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे जो है कहाँ आपको डालना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें एक कहा गया है, ये निदेशालय नियोजन और प्रशिक्षण झारखंड रांची का पत्रांक जो है 1047 और दिनांक 29/8/2022 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों में ही है। जहाँ पे एससीबीटी ट्रेड चल रहा है और जहाँ एनसीबीटी ट्रेड चल रहा है, उसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाल्टेनगंज, सतबरवा, छतरपुर, हुसैनाबाद और विश्रामपुर, ये सभी जगहों पे जो है नामांकन की प्रक्रिया होनी है। छतबरवा में भी, छतरपुर में भी है, हुसैनाबाद में भी है और विश्रामपुर में ही। विश्रामपुर में ये नया आईटीआई खुला है और यहाँ एलडब्ल्यूई के तहत है। तो यहाँ पे भी नामांकन की प्रक्रिया सब जगह जो है चल रही है और ये सभी की नामांकन की सूचना एक साथ निकाला गया है। और कहाँ ये फॉर्म कहाँ आपको भरना है उसकी विस्तृत सूचना नीचे दी गई है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। देखिए ये सेकंड काउंसलिंग में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग की जो डेट थी वो शुरुआत में जो है 13/9/2022 को डेट दिया गया था और उसमें जो है द्वितीय साक्षात्कार की अंतिम तिथि जो है कितनी थी, 13/9/2022 को दी गई थी। तो इसके समाप्ति के उपरांत जो है संस्थावार जो उपलब्ध सीटें जो हैं, व्यवसाय में जो ट्रेड में जो रिक्त सीट जो बच गई हैं, उसके लिए आवेदन जो है मंगाया गया है। और ये आवेदन कब तक आपको भेजना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, उसको हम लोग देखते हैं। ये आवेदन जो है आपको 17/9/2022 17/9/2022 को आपको 5 बजे तक निबंधित डाक है, स्पीड पोस्ट है, बंद लिफाफा में जो है हाथों हाथ भी आप दे सकते हैं। इसको ले जाके आपका जो भी आईटीआई में जहां नामांकन कराना है उस आईटीआई में, वहां नीचे में आप जब जाएंगे तो वो देखेंगे कि नीचे में वो दिया हुआ है डिटेल्स, पता किस पते पे हमको भेजना है। तो वहाँ पे जाके आप जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अगर दूर हैं, या फिर डाक के सहारे आप उस पते पे भेज सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें देखिए 2 दिन का एक्सटेंशन भी हुआ था, जिसकी सूचना हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दी हुई है कि जो 2 दिन का एक्सटेंशन जो द्वितीय साक्षात्कार का जो डेट था शुरुआती में 13/9/2022 को था, अब इसको जो है बढ़ा के 2 दिन कर दिया गया था, 15/9/2022 कर दिया गया था। और 15/9/2022 तक ये लास्ट डेट था इसका सेकेंड काउंसलिंग का, 15/9/22 तक। 15/9 के बाद जो भी जो होगा एडमिशन जो होना है वो क्या होना है, ऑफलाइन एडमिशन होना है। और उसकी सूचना ये निकल रही है सभी आईटीआईओ से बारी बारी करके। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसकी सूचना जो है और भी उपलब्ध कहाँ पे है, आप www.palamu.nic.in पे जब जाएंगे तो यहाँ पे भी इस पे देख सकते हैं, ये सारी सूचना वहाँ पे भी उपलब्ध है। और ये देखिए इसमें कहाँ कहाँ पे सीटें आपको उपलब्ध है और क्या क्या सीटें हैं, इसके बारे में वन बाय वन यहाँ पे दिया हुआ है। औद्योगिक प्रशिक्षण डाल्टेनगंज जो है, डाल्टेनगंज में क्या क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, प्लम्बर ट्रेड है, सीट मेटल है और फाउंड्री मैन है। उसी तरह से इसके लिए जो है ये दिया हुआ है कि आवेदन पत्र आपको कहाँ जमा करना है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाल्टेनगंज में जमा करना है। ये जमा कैसे होगा, तो ऊपर में दिया हुआ था, आपको पोस्ट ऑफिस में आपको भेजना है या बाई पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्ट्री करना है, या फिर हाथों हाथ भी ले आके जमा कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ें ये आपको दी हुई है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सतवरवा में किसी को अगर एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड उपलब्ध है। विद्युत हैं यानी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल और वेल्डर उपलब्ध हैं। और इसमें कहाँ आपको जमा करना है अपना फॉर्म, सतवरवा में ही जमा करना है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा देखते चलें कि हमको फॉर्म कहाँ जमा करना है और कैसे कैसे है। अब जो छतरपुर के लिए है तो छतरपुर में आप कहाँ जमा करोगे, तो छतरपुर के लिए जो अगर भरना है तो यहाँ ट्रेड कौन कौन से हैं इसको देख लें। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल और वेल्डर हैं। और इसका जो फॉर्म जमा होगा आपको कहाँ पे होगा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छतरपुर में जमा होगा। तो वहाँ पे आपको भेजना है। उसी तरह से अगर हुसैनाबाद के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ फॉर्म कहाँ जमा होगा, आपको हुसैनाबाद में आपको जमा करना पड़ेगा। कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक, डीजल है और वेल्डर, 4 ट्रेडें हैं यहाँ पे। और इसके लिए जमा कहाँ करना है फॉर्म, आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुसैनाबाद में जमा करना है। उसी तरीके से विश्रामपुर का भी निकला हुआ है। और विश्रामपुर के लिए कहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, विश्रामपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विश्रामपुर जो LWE के तहत आता है। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं यानी कि जो है जिसको वाम उग्रवाद प्रभावित जो युवक या युवतियाँ हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं वो ट्रेड दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, MMB है, इसके बाद है प्लम्बर है और वेल्डर है। ये इतने सारे ट्रेड हैं। और इसके लिए कहाँ पे आवेदन पत्र आपको जमा करना पड़ेगा, यहाँ विश्रामपुर के लिए आपको डाल्टनगंज में जमा करना पड़ेगा। ये एकदम क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को भी देख लें कि विश्रामपुर के लिए जो एडमिशन के लिए जो आपने फॉर्म भरा है उसको आपको ITI डाल्टनगंज में आपको जमा करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता वाले कौन कौन से ट्रेड में एलिजिबल होंगे, कौन कौन से ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ दिया हुआ है। वेल्डर और सीट मेटल प्लम्बर ये 3 व्यवसाय है जिसमें क्या होना चाहिए, 8 पास होना चाहिए। और इसके बाद जितने भी जो है ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक, डीजल है और आपका बाकी जो ट्रेड जो बच जाता है उसमें क्या है आपका 10th होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए या फिर जो है उसके समकक्ष होना चाहिए। तो उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में जो आप आएंगे तो उसके आधार पे आपको बुलाया जाएगा और बुला के आपका नामांकन जो बचे हुई जो सीट हैं उस पे नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब आगे और हम देख लेते हैं कि जो है क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज का जो है क्राइटेरिया जो दिया हुआ है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 14 वर्ष और अधिकतम जो होनी चाहिए वो 40 वर्ष। यानी कि 40 वर्ष और 14 वर्ष के बीच में जो भी हैं वो इसमें एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी जो डेट का कैलकुलेशन होगा 1 जुलाई 2022 से उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि उस समय उसकी आयु कितनी थी। तो इसमें और भी चीज़ें हम लोग देख लेंगे और इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है वो चीज़ है। और इसके बाद आपको पैसा क्या लगना है, तो शैक्षणिक योग्यता ना हमने बता ही दिया था। अब शारीरिक योग्यता क्या है, तो शारीरिक योग्यता में एक क्या है कि आपको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि मेंटली और फिज़िकली फ़िट फॉर ट्रेनीज़ का एक होता है। ट्रेनिंग के लिए मेंटली और फिज़िकली फ़िट हैं इस रिगार्डिंग एक आपको लेटर देना पड़ता है। वो लास्ट में जब एडमिशन जब आपका होता है उस समय होता है। अब इसमें और चीज़ें हम लोग देख लें कि क्या क्या हमें एडमिशन्स के समय क्या क्या लगना है और कितने पैसे लगने हैं। तो कौशल मनी के रूप में 500 रुपये आपसे लिया जाएगा जब एडमिशन होगा। और इसके बाद मंथली फ़ीस है और मंथली फ़ीस का जो है वो आपका कितना है, ST SC के लिए जो है वो आपको 20 रुपये दिया हुआ है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 20 रुपये पर मंथ है। और बाकी अन्य जैसे कि OBC हो गए या फिर जो है जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 40 रुपये पर मंथ जो है फ़ीस आपसे ली जाएगी। इसके अलावा जो है छात्रावास का भी सुविधा है। और छात्रावास के अलावा जो है आपको एक वेलफेयर स्कीम के तहत जो है आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट से अगर आप भरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कल्याण विभाग के तरफ से छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ये प्रावधान है और ये आपको दिया जाता है। इसके बाद जो है जो आपके लिए रिजर्वेशन क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें तो सभी को पता है कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है
ST SC के लिए अलग है, फिर जो है OBC के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, EWS के लिए अलग है। तो अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से उनका सीट जो है उसमें बनता है। तो खाली जितने भी सीटें होंगी उस आधार पे उनका मेरिट बनाया जाएगा, और मेरिट के बाद जो भी एडमिशन होगा उसके बाद ही हो पाएगा। तो ये जो अगर मान लीजिए कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है ऑनलाइन काउंसलिंग में, जिन्होंने फॉर्म भरा है, ये ना सोचे कि उसी मेरिट पे उनका सिलेक्शन होगा। इसके लिए एक अलग से मेरिट बनेगी, जितने फॉर्म आएंगे, और उस फॉर्म में जिनका भी प्राप्तांक ज़्यादा होगा, जो मैट्रिक का हो या मैट्रिक के स्तर पे अगर जो है अगर एडमिशन लेना है तो उसका अलग बनेगा, 8th के स्तर पे अगर लेना है तो उसका एक अलग बनेगा, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका जो है नामांकन किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो आवासीय कहाँ का होना चाहिए, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि झारखंड राज्य के निवासी या स्थानीय हैं उन्हीं का जो है ये एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि आपके पास जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और आगे चलें, फिर इसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र किसी का है तो किसके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र किस स्तर का होना चाहिए। तो अभी क्या है कि अंचलाधिकारी का भी चलता है या अनुमंडल पदाधिकारी का भी चलता है। तो ये दोनों में से किसी के द्वारा अगर जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया है तो वो जो है आपको हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलें, इसमें क्या क्या चाहिए आपको, अनुलग्नक में क्या क्या चाहिए, इसको बड़ी ढंग से इसको समझ लें कि अनुलग्नक में आपको क्या क्या लगाना है, यानी कि जो फॉर्म आप भरेंगे तो उसके साथ साथ क्या क्या आप देंगे। तो फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जो है देना है तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, अंक प्रमाण पत्र ज़रूर देना है ना। उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अलग से प्रवेश पत्र देना पड़ेगा। ठीक है। अगर जिसका डेट ऑफ बर्थ उसी अंक प्रमाण पत्र में दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जो है प्रवेश पत्र को लगा देंगे, ताकि उसमें एडमिट कार्ड में होता क्या है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए वो चीज़ लिया जाता है। और अंक प्रमाण पत्र इसलिए आवश्यक होता है ताकि वहाँ पे जब हम मेरिट बनाएं तो आपका जो है अंक उसमें पता चले। दूसरा है कि स्थानीय के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस स्तर का होगा, या तो जो है अंचलाधिकारी, चूँकि CO लेवल का हो सकता है, SDO लेवल का हो सकता है, या फिर DC लेवल का भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको उसका आरक्षण चाहिए तो उसके लिए उनको जाति प्रमाण पत्र देंगे। जिनको नहीं चाहिए, जो सामान्य वर्ग से जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब अगर अगले वाले में चलते हैं तो देखिए ये EWS के लिए भी आप समझ लें कि EWS का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना पड़ता है। तो EWS जो है, जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी में आना चाहते हैं, जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैंडिडेट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उनको EWS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है। इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए EWS के लिए लिखा हुआ है ना। तो जिनका EWS का सर्टिफिकेट है वो EWS का सर्टिफिकेट देंगे। उसके अलावा जो है अगर कोई PH से होंगे, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। फिर एक होता है कि भूतपूर्व सैनिक का, तो इनकी भी एक कैटेगरी है और सभी ट्रेड में करीब करीब 1 सीटें हैं। तो अगर भूतपूर्व सैनिक कोटे से अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी उनको देना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया। अब नीचे चलते हैं, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो आप ईमेल आईडी दे रहे हैं और जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, बिल्कुल वो चालू हालत में होने चाहिए। चूँकि अगर किसी भी का मोबाइल नंबर दे दिया, आपने ईमेल आईडी दे दिया, जो कि उसके बगैर NCBT पोर्टल पे आपका बाकी जो है डाटा अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी मोबाइल नंबर दें वो अपडेटेड दें और वो कभी बंद ना दें। ऐसा ना दें कि फिर जो है कोई भी कम्युनिकेशन करना रहे, आपसे कोई बातचीत करना रहे, या कोई चीज़ आपको अगर इंस्टीट्यूट को कुछ चीज़ चाहिए, आपका मंगाना चाहिए, तो वो बिल्कुल चालू हालत में होना चाहिए। तो इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आता है और रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों का इस कारण से भी छूट जाता है कि उन्होंने ईमेल आईडी गलत दिया है या फिर मोबाइल नंबर जो है ऐसा दिया है जो बंद पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, और जब तक ITI में है तब तक कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़ होती रहती है,
तो उस एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको वैध जो मोबाइल नंबर है, जो वैलिड मोबाइल नंबर है, वही आप प्रदान करें और वो हमेशा चालू हालत में रखें, ताकि अगर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन हो तो उस पे आपको शेयर किया जा सके। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका है। स्टूडेंट वेरिफिकेशंस जो होता है वो ऑनलाइन होता है। तो जब तक आपका जो है डाटा फीड होके MIS पोर्टल पे जाता है और जब तक स्टूडेंट उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, तब तक से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट नहीं होता है। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा नंबर और ईमेल आईडी दें जो कि हमेशा चालू हालत में रहे और अपने पास रहे। ठीक है। तो 10 नंबर जो है चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लें। अब आगे हम लोग चलते हैं कि ये LWA में जो है नामांकन के लिए जो है आवेदन पत्र और जो है सूचना है वो आपको NIC पे भी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम्स का लिंक है, वहाँ से भी उपलब्ध है। वहाँ से भी आवेदन पत्र जो है आप डाउनलोड करके नामांकन के लिए, ऑफलाइन नामांकन के लिए आप जा सकते हैं। अब जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो पोर्टल पे आपको दे दिया जाएगा और पोर्टल पे ही इसकी सूचना मिल जाएगी और ये जो है पलामू nic.in पोर्टल पे उपलब्ध होगा। उसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट का एक जो है पोर्टल होता है पलामू, जैसे कि यहाँ पलामू के लिए पलामू nic.in है, चतरा के लिए चतरा nic.in है और हज़ारीबाग के लिए हज़ारीबाग nic.in है। तो इन जगहों पे जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट भी शो करेगा और वहाँ से मेरिट लिस्ट में जो है आपको पता चल जाएगा कि हम किस ये पे हैं, मेरिट पे हैं और हमारा कब जो है काउंसलिंग होना है और क्या होना है, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, आवेदन जो है प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 17/9/2022 है, संध्या 5 बजे तक। ये इसलिए किया गया है चूँकि 22 तारीख तक जो है सारा प्रोसेस को पूरा करना है। बीच में आपको मेरिट लिस्ट भी बनाना है, मेरिट लिस्ट को पब्लिश करना है और उसमें कुछ करेक्शन होना है तो करेक्शन भी करना है और करेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए ये समय है और समय काफ़ी कम है आपके पास, तो इसको भर के जैसे आपको ये जानकारी मिलती है इसको भर के आप आगे उसको फॉर्म फिलअप कर लें। और इसमें भी हो सकता है कि डेट बढ़े भी, पर अभी इस चीज़ की चिंता हमें नहीं करनी है। हमें 17/9 तक जाके अगर वो पोस्ट ऑफिस से आपका जो है फॉर्म नहीं पहुँचता है तो हाथों हाथ भी ले जाके आप जमा कर सकते हैं, जैसा कि आपको ऊपर में इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। अब इसमें और चीज़ें क्या है, आप इसमें आवेदन का पता जो है कि कौन सा ITI में जो आवेदन करना है तो उसके लिए पता क्या है, जैसे डाल्टनगंज और विश्रामपुर के लिए कहाँ है, ITI डाल्टनगंज में भेजना है तो उसका एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद जो है नीचे वाले में जो है शतबरवा के लिए उसका एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद छतरपुर के लिए एड्रेस दिया हुआ है। हुसैनाबाद के लिए एड्रेस आपको दिया हुआ है। तो जहाँ भी आपको अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप देख लें और वहाँ पे अप्लाई करें। समय काफ़ी कम है और इसमें ये भी दिया हुआ है कि कब आपकी काउंसलिंग होनी है और कब आपको जो है नामांकन के लिए, आवेदन के लिए सभी अभ्यर्थी नामांकन हेतु काउंसलिंग एवं साक्षात्कार दिनांक 21/9/2022 एवं 22/9/2022 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाल्टनगंज में प्रस्तावित है। यानी 2 दिन आपका जो है क्या है काउंसलिंग का डेट रखा गया है। उसमें सभी जो मूल प्रमाण पत्र जिसका जिक्र हमने ऊपर में किया है और जो आप फॉर्म भरते समय उसको इनक्लोज करेंगे, जो लगाएंगे उसको ओरिजिनल में लेके वहाँ जाएंगे और वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद उसका आपका एडमिशन्स की प्रक्रिया वहाँ पे होगी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें। आपको जो है 21-22 तारीख को एकदम बिल्कुल तैयार रहना है काउंसलिंग के लिए और अपने सारे सर्टिफिकेट्स के साथ से तैयार रहना है। फ़ोटो भी आप ले लेंगे और सारी चीज़ लेके आप जाएंगे और वहाँ एडमिशन अपना कराएंगे। इसमें और भी चीज़ें थोड़ी सी हम लोग देख लें कि जो है इसमें 17/9 तक का डेट जो दिया था कि पहुंचने का जो डेट है, कब तक अंतिम तिथि दिया हुआ है ना। और इसमें अगर कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है तो आप ITI में जाके भी उससे संपर्क कर सकते हैं कि और चीज़ें क्या हैं। इसके बाद अब ये फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना है। ये सभी ITI के लिए बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुसैनाबाद में भरना चाहता है तो वहाँ हुसैनाबाद लिखेगा, शतबरवा में भरना चाहता है शतबरवा लिखेगा, डाल्टनगंज में भरना चाहता है तो डाल्टनगंज यहाँ लिखेगा, संस्थान का नाम यहाँ पे फिलअप करेगा। तो सभी के लिए परफॉर्मा सेम है। कोई ITI सिमरिया में अगर करना चाहता है, चतरा में करना चाहता है, किशनपुर में करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, ये
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के आप नाम लिखेंगे और ये डिटेल्स जितने भी हैं उसको भरेंगे, अपना फ़ोटो लगाएंगे और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लगा के आप भेज देंगे या फिर हाथों हाथ आप उसको जमा कर देंगे उस संस्थान में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या भरना है इस चीज़ों को भी आप लोग देख लेंगे और उसके आधार पे आप जैसे फादर्स नेम भरना है, पिता का नाम और इसके बाद जो है महिला पुरुष में टिक करना है जो है, और इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे पता अपना देना है, पूरा पता जो भी वर्तमान पता है वो देना है। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपको देना है, आधार नंबर, ईमेल आईडी जो भी है। तो ये जितने भी डिटेल्स है आप उसको भर के और आईटीआई में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है ऊपर में लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, उस डॉक्यूमेंट्स को लगा के आप इसको भर सकते हैं। और ये सारा जो फॉर्म है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें कि आपको जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे सारे जो है हम इस फॉर्म्स को भी डाल देंगे। ओके, चलिए अब इसको हम लोग बंद करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।